कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 376 में ये प्रोविजन है कि अगर एक फॉरेन कंपनी भारतवर्ष में कारोबार जो है वो बंद कर देती है तो सेक्शन 375 के अंतर्गत इसका क्या किया जा सकता है, डेजोल्यूशन जो है वो किया जा सकता है, बशर्ते कि जिस कंट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है वो भी इसको क्या कर देती है, डिसॉल्व कर देती है या इसकी एग्जिस्टेंस को खत्म जो है वो कर देती है। तो ये था आपका फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान से करना है। इस पे आपको 12 नंबर का नोट, 8 नंबर का नोट, 4 नंबर का नोट जो है वो मिल सकता है करने के लिए, तो आपने ध्यान से जो है वो देखना है। तो उसके बाद आपकी आ जाती हैं अदर कंपनीज। अदर कंपनीज मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये वो कंपनीज हैं, आप सबने बड़ा कॉमन सा सुना होगा कि एमएनसी में काम करते हैं, एमएनसीज बहुत अच्छी होती हैं, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो होते हैं। सबने एमएनसीज के बारे में जो है वो सुना हुआ होगा। और लेकिन एमएनसी से मतलब क्या है? एक कंपनी जो कि किसी देश के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन अपनी प्रोडक्शन का अरेंजमेंट जो है बहुत सारी कंट्रीज में करती है या बहुत सारी कंट्रीज में अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, तो उसे हम मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी से है जिसका मैनेजमेंट और प्रधान कार्यालय डोमेस्टिक कंट्री में माना जाता है, घरेलू देश में जो है वो माना जाता है। लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस जो है इनका बड़े सारे देशों में चलता है जिन्हें हम होस्ट कंट्रीज जो है वो कहते हैं। जैसे एक कंपनी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, तो यहाँ जो प्रोडक्शन कर रही है तो वो क्या मानी जाएगी, घरेलू कंपनी जो है घरेलू देश में जो है वो काम कर रही है, लेकिन प्रोडक्शन बड़े सारे देशों में उसका चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, टाटा मोटर्स हैं, रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल है, L&T लार्सन एंड टूब्रो है, विप्रो है, इन्फोसिस है, IBM इंडिया है। तो जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनका जो फाइनेंशियल फंड है और जो वर्ल्ड बैंक है जो उनको क्या करती हैं, कॉपरेट करती हैं फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जब हम बहुत सारी दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम जो है वो आती है। लेकिन आपका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो आपके इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक है वो इसके लिए आपकी क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि व्यापार जो है वो बढ़े, वैश्वीकरण हो, ग्लोबलाइजेशन हो, लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो, तो वो इनके ऊपर जो है उच्चतम नियमन का क्या रखते हैं, दबाव जो है वो रखते हैं। और इसमें अदर कंपनीज में दूसरी कंपनी जो है वो है आपकी आती है डिफंक्ट, निष्क्रिय। निष्क्रिय मीन्स कि एक कंपनी जिसने अपना बिजनेस बंद कर दिया है लेकिन रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, वो कंपनी फंक्शन में नहीं है, यानी प्रोडक्शन नहीं कर रही या काम जो है वो नहीं कर रही, लेकिन उसने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया है। अगर रजिस्ट्रार को पता चल जाता है कि एक कंपनी ऐसी है जिसने कि इन्फॉर्म नहीं किया है, तो पहले उसको एक लेटर डाला जाएगा और पूछा जाएगा कि किन कारणों से व्यापार नहीं कर रही है। तो एक सिंपल लेटर जो है सेक्शन 248 के अंतर्गत जो है वो डाला जाएगा। अगर उसका जवाब नहीं आता, जवाब ना आने पर 14 डेज के अंदर जो है पहले पत्र की रेफरेंस देते हुए, पहले लेटर की रेफरेंस देते हुए, रेफरेंस से आप सभी मतलब समझते हो, उसका हवाला देते हुए दूसरा रजिस्टर्ड लेटर जो है वो लिखा जाएगा। अगर उसका भी आंसर 1 महीने के अंतर्गत नहीं आता, अंदर नहीं आता है, तो जो रजिस्ट्रार है उस स्टेट का वो गवर्नमेंट गजट में नोटिफाई करके उस कंपनी
को इन्फॉर्म कर देगा। एक तरह से सारे बिरादरी को पता चल जाएगा जो भी इंडस्ट्रियल है। तो फिर भी 3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन के बावजूद भी अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो रजिस्ट्रार उसको क्या डिक्लेयर कर देगा, डिफंक्ट कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार डिक्लेयर कर देगा। लेकिन डिफंक्ट कंपनी डिक्लेयर करने से पहले अगर डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजर जो हैं कांटेक्ट करते हैं रजिस्ट्रार को और इंडेमनिटी बॉन्ड देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कंपनी की संपत्तियां किसी प्रकार की कोई एसेट्स नहीं है, कोई लायबिलिटीज जो है वो बकाया नहीं है, अगर लायबिलिटी निकलती है तो वो उसकी पेमेंट करने के लिए पर्सनली तैयार है, तो कंपनी का नाम जो है काट दिया जाएगा और वो उसके ऑडिट करवाए जाएंगे और रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का फाइन पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर कंपनी नाम काट देती है तो नाम कटने के बाद भी, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी जो है वो नाम काट देती है, रजिस्ट्रार नाम काट देते हैं, तो उसके बावजूद भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स का दायित्व जो है वो एज इट इज बना रहेगा, जैसे कि वो कंपनी कभी डिफंक्ट हुई ही नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट आपका जो है वो है अनरजिस्टर्ड कंपनीज और इलीगल एसोसिएशंस। ये वो एसोसिएशंस हैं या वो कंपनीज हैं जो कंपनी एक्ट 464 के प्रोविजंस का क्या करती हैं, उल्लंघन जो है वो करती हैं। और ऐसी कंपनीज जो इलीगल कंपनीज हैं वही अनरजिस्टर्ड कंपनीज भी जो है वो मानी जाती हैं। कंपनी एक्ट 2013 में जो है वो क्लियरली लिखा है कि जब एक उनकी सदस्य संख्या जो है वो बढ़ने लगती है, जैसे बैंकिंग व्यवस्था में 10 और ऑर्डिनरी केस में जो है वो 20 से ज्यादा जो है वो होने लगती है, तो लॉ में लिखा हुआ कि उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जो है एज कंपनी जरूरी है। अगर वो एसोसिएशन जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स या एसोसिएशंस जो हैं वो इलीगल मानी जाती हैं। इसी तरह परिवार के सदस्य, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी परिवार के मेंबर सदस्य एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो भी अनरजिस्टर्ड और इलीगल एसोसिएशंस मानी जाती हैं। लेकिन अगर दो परिवार मिलकर, दो कर्ता मिलकर जो है कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस बनाते हैं वो इलीगल जो है वो नहीं मानी जाएगी मेंबर्स का नंबर क्रॉस करने पर भी। तो इसमें मेनली जो है वो क्या है कि जो साधारण व्यापार है उसमें 20 मेंबर्स होने चाहिए और जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें 10 होने चाहिए। अगर इनको एक्सीड कर जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो ये इलीगल एसोसिएशंस या अनरजिस्टर्ड कंपनीज जो है वो बन जाएंगी। और ऐसी एसोसिएशंस जो हैं जिनका निर्माण पर्सनल बिजनेस निर्माण जो है वो बिजनेस चलाने के लिए किया गया है, और दूसरी बात कि इनका पर्पस जो है वो लाभ कमाना जो है वो होना चाहिए। लाभ कमाने के लिए की गई है, बिजनेस चलाने के लिए जो है वो की गई है, और उनका नंबर जो है 20 या 10 जो भी केस हो उससे ज्यादा बढ़ जाता है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो वो ऑटोमेटिकली इलीगल एसोसिएशंस जो है वो बन जाती हैं। तो इलीगल एसोसिएशंस के ऊपर क्या हो सकता है, जब सामने आएगा कि वो इलीगल एसोसिएशंस हो गई हैं तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए तक जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। और दूसरी बात कि इनका किसी भी प्रकार का कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होगा, जो एग्जिस्टेंस है वो किसी भी प्रकार की एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं होगी, ना ही कंपनियों को मिलने वाले बेनिफिट जो है वो इन्हें मिलेंगे, ना ही ये एसोसिएशंस जो है वो रहेंगी, यानी इनका अस्तित्व जो है वही खत्म हो जाएगा। और इसके मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइंटली और स्वीयरली, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना कि लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, तो ज्वाइंटली और स्वीयरली क्या होंगे, लायबल जो है वो होंगे। और किसी भी तरह की छूट के लिए जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकते, मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी जो है वो अपने हक के लिए इनके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये क्या है, एक इलीगल एसोसिएशन जो है वो होती है। और कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो भी कोर्ट में जा नहीं सकते हैं और अपने अमाउंट के लिए जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संस्था के लेन देन के कारण जो डिस्प्यूट्स हुए हैं उसके लिए भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे जो हैं इलीगल एसोसिएशंस के नुकसान हैं। 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है, कंपनी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती, एक दूसरे के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकती, क्रेडिटर्स जो है कंपनी के ऊपर अपने वापसी के लिए सूट फाइल जो है वो नहीं कर सकती हैं, और किसी जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं कंपनी में या डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए वाद प्रस्तुत जो है वो नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है इसमें होती हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। कंपनी एक्ट 213 के सेक्शन 185 में जिनका मुख्य काम इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना होता है, शेयर्स के रूप में, डिबेंचर्स के रूप में या सिक्योरिटीज के रूप में, तो इसमें जो है कंपनी अधिकतर काम जो है इन्वेस्टमेंट्स के लिए करती है। अब ये इन्वेस्टमेंट्स हैं या नहीं ये कानूनी तथ्य रूपी प्रश्न है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस या मतलब समझते हो परिस्थितियों को देखते हुए,
आप बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं जिनमें ये बात CID वगैरह में यूज की जाती है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो उसमें देखा जाता है कि उस परिस्थिति जनक स्थिति में पर्टिकुलरली क्या स्थिति थी। तो इसमें भी ऐसा ही देखा जाता है कि स्थिति क्या है, तो उनको इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अगर जनरली जो है अगर एक कंपनी का पूर्ण कारोबार जो है शेयर्स, डिवेंचर्स, स्टॉक या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है तो उसे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी समझना चाहिए। उसके बाद जो है आपका आ जाता है फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस कंपनीज जो है वो कंपनीज होती हैं जो फाइनेंस का काम करती हैं, जिनका मेन पर्पस जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करना होता है। ये डेफिनेशन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के सेक्शन 45 में जो है वो दी गई है। फाइनेंस कंपनी वो है जो कि एक बैंकिंग कंपनी नहीं है, ये ध्यान रखना कि बैंकिंग कंपनी से अलावा जो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करती है, लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक, प्रतिभूतियों का लेन देन जो है वो करती है। और आपका हायर परचेज एक्ट 1972 के अंतर्गत, हायर परचेज एग्रीमेंट्स के अंतर्गत गुड्स को हैंड ओवर करती है। किसी पर्टिकुलर क्लास का बीमा कारोबार जो है वो चलाती है। चिट फंड कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है इसके अंतर्गत आती हैं, या चंदे के रूप में जो इकट्ठा करती हैं लमसम धनराशि और फिर उसको गिफ्ट के रूप में, लॉटरीज के रूप में बांटती हैं, तो वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? फाइनेंशियल कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत जो है वो आती हैं। उसके बाद है आपकी फेरा कंपनी। फेरा कंपनी जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, अब तो वो 2002 है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके अंतर्गत अगर किसी कंपनी जिसमें कोई फॉरेन इंटरेस्ट नहीं है या फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो 40% से कम है, या इंडियन कंपनी में 40% से कम जो है वो प्रवासी हित है, तो वो क्या किसके अंतर्गत आती हैं? फेरा के अंतर्गत जो है वो आती हैं। और ऐसी कंपनियों का समावेलन, रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ व्यापार चलाने के लिए जो है वो किया जाता है। और इस एक्ट में जो है कुछ स्पेशल प्रतिबंध, स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है फिर लास्ट है इसमें कंपनीज विद चैरिटेबल पर्पस। ऐसी कंपनीज जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, इनके पीछे लिमिटेड वर्ड जो है वो नहीं लिखा जाता है। इनका पर्पस जो है वो धर्म को प्रमोट करना होता है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, धर्म या चैरिटेबल पर्पसेस को प्रमोट करना जो है वो होता है। ऐसी कंपनीज में लाभांश भी जो है वो नहीं बांटा जाता है। तो इनका पर्पस जो है चैरिटी जो है वो होता है। तो इसमें प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड जो है वो नहीं जोड़ा जाता। तो जो भी इनके ऊपर बाइंडिंग्स लगाई जाएंगी कंपनी को उसका पालन जो है वो करना होगा। तो इसके लिए जो है लाइसेंस जो है वो इशू गवर्नमेंट की तरफ किया जा सकता है। गवर्नमेंट स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इन कंपनीज के ऊपर, और इसमें जो है लाइसेंस जो है गलत काम करने पर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिवोक किया जा सकता है। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। एक पॉइंट रह गया वन मैन कंपनी। वन मैन कंपनी जो है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो है मैं आपका अलग से लेक्चर लगाऊंगी। आप ये थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बीकॉम 2। तो ये लेक्चर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसका एक पार्ट जो है वो और रह गया, और फिर हम जो है वो उसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।